बस बजट आने की तैयारी है और हमारी ये खास पेशकश बजट मार्केट मांगे मोड़, जहाँ पर हम लगातार बाजार की चाल और साथ ही साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं जानने समझने की कि बजट में क्या कुछ हो सकता है, बजट से पहले और बजट के बाद निवेशकों की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बजट में क्या कुछ चीज़ों पर आपको खास तौर से फोकस करना चाहिए। एमके वेंचर्स के फाउंडर और बाजार के जाने माने दिग्गज फंड मैनेजर रहे मधु केला सर हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में हैं। मधु सर बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले तो धन्यवाद। मतलब इस तरह के माहौल में इस तरह के मार्केट में जहाँ इतनी वॉलेटिलिटी है, आप समय निकाल कर स्टूडियो में आए, ये बड़ी बात है और हमारे निवेशकों को बजट के बारे में डायरेक्शन देने के लिए आज से। तो सर सबसे पहले मैं थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और मैं पहले ये बोलना चाहूँगा जी एक डिस्क्लेमर के रूप में जी जी दैट हम जो भी कुछ बात कर रहे हैं उसमें हमारे इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है, हमारी एडवाइस हो सकती है। तो कोई भी आदमी मेरी बात के ऊपर एक्ट करने रिएक्ट करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट कर ले हुए ये मान के चले कि हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट, हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। वैसे तो एक डिस्क्लेमर नहीं बहुत बढ़िया सर, एकदम मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो हम रखना चाहते हैं आप रखते हैं हमेशा। तो ये डिस्क्लेमर के साथ अब मधु सर को आप आराम से सुने। मधु सर, बजट की शुरुआत होती है, पहले वित्त मंत्री जी थोड़ा सा माहौल बनाती हैं और उसके बाद माहौल बनने के बाद जो सबसे पहली चीज़ आती है जिस पर सबका रिएक्शन होता है, फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा, ये कितना आया है। और वित्तीय घाटे को देखते सुनते ही फिर बाजार का रिएक्शन होता है। इस बजट में कितनी इंपॉर्टेंस है वित्तीय घाटे की, और आप तो दुनिया भर के बाजारों को, दुनिया भर की इकोनॉमी को, उनके बजट को भी बहुत अच्छे से देखते हैं करीबी से, तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हमारे लिए हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना इंपॉर्टेंट इस बजट में है सर? सो अनिल भाई, मैं शुरुआत यही करता हूँ कि मैं करीब 30-32 साल से मार्केट में हूँ, राइट। और समझ पढ़ने से 20 साल से बजट को बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूँ। तो ये बहुत कम इंस्टेंसेस में आज ये ऐसा एक इंस्टेंस है अनिल भाई जिसमें मेरे को लगता है गवर्नमेंट की सिचुएशन एकदम कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल है, आई रिपीट अगेन, एकदम कंफर्टेबल है। Okay. कंफर्टेबल नहीं है, एकदम कंफर्टेबल है, राइट। 3 बार ही बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक ये हमेशा चीज लाइफ इज ऑल रिलेटिव, राइट। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हम एब्सोल्यूट में कहाँ पे हैं, हम रिलेटिव में भी कहाँ पे हैं। क्योंकि पूरी दुनिया के, और मैं आपको एक शीट भेजूंगा, आप चलाइएगा जरूर। हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके सारी कंट्रीज का फिस्कल डेफिसिट 2020-21 कोविड के टाइम पे कहाँ हुआ और वहां पे कितना करेक्शन हुआ है, और इंडिया का कहाँ हुआ और इंडिया में कितना करेक्शन हुआ है। ओके। तो इंडिया ने, मैं प्राउडली बोलता हूँ अनिल भाई आपको, इंडिया ने आउटस्टैंडिंग काम किया है। अच्छा। इन दिस कोविड पीरियड हमने कोई पैसा ब्लो ऑफ नहीं किया। हमारा डेफिसिट उतना बढ़ा ही नहीं जितना बड़ी बड़ी कंट्री लाइक यूएस, चाइना, यूके, जर्मनी, सबका जो फिस्कल डेफिसिट 2020 में अगर आप देखेंगे ना, दे आर डेवलप्ड कंट्रीज, राइट। उनका डेफिसिट हैड एक्चुअली गॉन थ्रू द रूफ। Obviously लास्ट 2 साल में वापस दे आर ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स करेक्शन है। सो लाइफ हैज टू बी लुक्ड ऑन अ रिलेटिव बेसिस। आई थिंक रिलेटिव बेसिस इंडिया हैज डन एन आउटस्टैंडिंग जॉब, दैट इज वन। सेकंड, नाउ स्पेसिफिक गवर्नमेंट की फिस्कल सिचुएशन पे आते हैं। तो हमने गाइड किया था 6.4%, करेक्ट। ये 6.4-6.5% फिस्कल डेफिसिट, राइट, वित्त मंत्री ने गाइड किया था, करेक्ट। तो अनिल भाई, इसमें 2 चीजें हुई है। एक, हमको करीब 2,30,000 करोड़ का रफली विंडफॉल गेन आया है टैक्स का, विच इज टैक्सेशन पॉइंट से। और उसके सामने करीब 2 लाख करोड़ रुपए का हमारा सब्सिडी का खर्चा बढ़ा है ना। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, और गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया था कि हमारी साइज ऑफ द जीडीपी करीब 260 लाख करोड़ होगी, करेक्ट, राइट। वो 260 लाख के सामने मेरे हिसाब से करीब 275 लाख करोड़ आएगी, राइट। सो ऑन द होल 2 लाख करोड़ के एक्स्ट्रा झटके के बावजूद जो सब्सिडी के कारण आए हैं, आपके फिस्कल नंबर्स जो प्रोजेक्टेड थे उससे भी बेटर लगेंगे, करेक्ट। तो मुझे लगता है फिस्कल डेफिसिट 2023 का भी जो पहले अनुमान था उससे बेटर ही आएगा। अच्छा, उससे बेटर आएगा। तो दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट नंबर 2 है ना अनिल भाई, कि अगर आपने इस टाइप का खर्चा सब्सिडी में देखा है जी, तो नॉर्मली आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है।
Correct. जो हमने पास्ट में देखा है। करेक्ट। इस बार अनिल भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्चुअली वर्चुअली लाइफ हाई पे है। करेक्ट। मैं बोल रहा हूँ All time high पर है। ऑल टाइम पे हाई पे है 19%, which is called a very good budget and very good expenditure because this goes for productive assets. ग्रोथ लाएगा। या तीसरा पॉइंट है अपना टैक्स टू जीडीपी, जो एवरेज लास्ट 15 साल का करीब 10.7% था, करेक्ट। वो इस बार 11.5% होएगा ओके। एस्टिमेट के हिसाब से, हमारे इंटरनल एस्टिमेट के हिसाब से। करेक्ट। तो ये तीनों चारों चीजें, एक रिलेटिव प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस टैक्स टू जीडीपी, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट की सिचुएशन को वैलिडेट करते हैं कि इन्होंने जो भी हमको बोला था इन द बिगनिंग, रेवेन्यू साइड में कंजर्वेटिवली बोला था, एक्सपेंडिचर साइड में किसी को नहीं मालूम था अनिल भाई कि फर्टिलाइजर का भाव ऐसा हो जाएगा, गैस का भाव ऐसा हो जाएगा। Correct. और कोविड की ओवरऑल सिचुएशन को मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने ब्यूटीफुली मैनेज किया है। Perfect. सो आई थिंक इंडिया का फिजिकल सिचुएशन अनिल भाई आप जब से देख रहे हैं तब से सबसे बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है। वन ऑफ द बेस्ट है। अच्छा, अब ये तो चलिए सिचुएशन हो गई, अब आगे की जब बात करें तो जब हम अच्छे मजबूत सिचुएशन में हैं, अब हमें रफ्तार चाहिए, तेजी से बढ़ना है। वो रफ्तार देने के लिए, वो ग्रोथ के लिए किस तरह के रिफॉर्म्स, किस तरह के एक्शन? यही मेरा मूड पॉइंट है अनिल जी भाई, जी जी। कि अब आप सोचो, आप सरकार की जगह पे हो, राइट? हम तो अल्टीमेटली दे आर ऑल ह्यूमन। Correct. आप क्या चाहोगे देश के लिए? आप देश के लिए चाहोगे कि दुनिया में जो ये रिसेशन की बातें जो हो रही है, राइट, उसको हम कैसे कॉम्बैक्ट करें और इंडियन इकोनॉमी को कैसे हम ट्रैक पे रखें। जो हमने इतना बड़ा कोविड का पीरियड साफ हो गया अनिल भाई, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इतने गोरों का मेरे को फोन आता था कोविड में, अरे इंडिया तो साफ हो गया, 130 करोड़ आदमी हैं, कैसे बचेंगे, कैसे आप वैक्सीन दोगे, कैसे करोगे? अगर आप देखो, इंडिया ने एक रिकॉर्ड इस्टेब्लिश किया है कि कैसे हमने 130 करोड़ के देश में कैसे हमने कोविड को कंट्रोल किया, राइट? करेक्ट। तो अभी यही है कि हम उस भयंकर विपदा से बाहर आ चुके हैं। अब अगर आप सरकार की जगह पे हो, आप अब बैक स्टेप नहीं लेना चाहोगे। आप चाहोगे कि इकोनॉमी शुड डू एक्चुअली रियली वेल, राइट? करेक्ट। और सरकार चाहेगी कि वो फ्रंट लोडिंग करके जो भी इकोनॉमी के लिए कर सकती है वो करे, वो करना चाहिए, राइट? नीडलेस टू मेंशन 2024 में इलेक्शन भी है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि माहौल खराब हो। Correct. अब अनिल भाई मैं बोलता हूँ, मेरे पास इस साल 2024 में 2.5 लाख करोड़ का ओपनिंग बैलेंस है। हाँ, पैसे लेके आ रहा हूँ मैं पैसे ओपनिंग बैलेंस है। क्यों? क्योंकि मेरी सब्सिडी जो 5,90,000 करोड़ थी, वो कोई भी हालत में 4-4.25 लाख करोड़ से ज्यादा इस बार नहीं हो सकती है। तो एक वो ओपनिंग बैलेंस हुआ है। दूसरा लेसर नोन जो फैक्ट है ना अनिल भाई, आरबीआई जो सरकार को पैसा देता है डिविडेंड, लास्ट ईयर उन्होंने सिर्फ 30,000 करोड़ रुपया दिया है। उनके पास इस बार, यहां तक अनिल भाई हमने आरबीआई की बैलेंस शीट को भी एनालाइज किया है। अच्छा। हाँ, कि वो कितना रुपया इस बार दे सकते हैं। तो हमारे एस्टिमेट के हिसाब से करीब वो 1,20,000 से 1,30,000 करोड़ रुपया इतना दे सकते हैं। तो वो टेक्निकली दे सकते हैं, अभी देंगे कितना ये बजट में पता चलेगा, बट टेक्निकली वो दे सकते हैं। तो सरकार के पास 2.5 लाख करोड़ रुपए का एमिनेशन है, मैं बोलूंगा। मतलब 1.25 लाख करोड़ दोनों, 1 लाख करोड़ इधर 1.5 लाख करोड़ सब्सिडी का और करीब 1 लाख करोड़ रुपया आपका आरबीआई का। तो 2.5 लाख करोड़ का आप रफली हम बात कर रहे हैं, 5-10 हजार करोड़ रुपया इधर उधर, ठीक बात है। तो 2.5 लाख करोड़ का स्टार्टिंग ओपनिंग बैलेंस है। तो आप यहां से चालू करें। तो मैं बोलूंगा कि अनिल भाई ये बहुत अच्छा बजट होगा। आप मेरी बात मार्क करना, सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर को जोर से बढ़ाएगी, वो जोर से बढ़ाएगी। मेरे ख्याल से ये 19 का 20% होगा। ओके। जो जीडीपी का एस्टिमेट आएगा वो करीब 300 लाख करोड़ अच्छा के आजू बाजू आएगा। ओके, 3 ट्रिलियन वाला। हाँ, 300 लाख करोड़, राइट? तो आपका जो फिस्कल डेफिसिट का जो नंबर है, मेरे अनुमान के हिसाब से करीब 5.8% के आजू बाजू होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ अनिल भाई, ये सब सर्कमस्टेंसेस में अगर 6% भी सरकार बोलती है कि 6% भी है हमारा, आई थिंक दैट विल बी टेकन वेरी पॉजिटिवली, ठीक बात है, बाय द वर्ल्ड एंड बाय द मार्केट। एब्सोल्युटली। भाई हम किस बात की बात कर रहे हैं? ये क्रेडिट रेटिंग कंपनी हाँ। इंडिया को डीरेट कर देगी, वो देख रहे हैं। भाई आपके घर में क्या हो रहा है, आप पहले ये तो देखो। सही बात है। बिल्कुल।
तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। अब इसमें रिस्क अगर कोई हो सकती है या जो है जिसका आपने हल्के से जिक्र किया, थोड़ा डिटेल में पूछूंगा, किस बजट को आप मानेंगे कि पॉपुलिस्ट बजट है और वो बाजार को पसंद नहीं आएगा? अनिल भाई देखो, बाजार के हिसाब से सबसे बड़ा जो रिस्क है मेरे माइंड में वो कैपिटल गेन्स ही है। हालांकि लास्ट 5-7 दिन का जो माहौल बन गया है मार्केट में राइट, मुझे लगता है उसकी संभावना अभी कम हो गई होगी, या मैं अर्ज भी करूंगा वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री को, कि इस वक्त देश का माहौल, वित्तीय दशा एकदम अच्छी बनी हुई है और हमको इस मोमेंटम को बरकरार रखना है। और स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा लिंक होता है इस मोमेंटम के लिए राइट, क्योंकि स्टॉक मार्केट ने अनिल भाई 6.5 लाख करोड़ रुपया का इक्विटी कॉर्पोरेट वर्ल्ड को दिया है लास्ट 3 साल के अंदर। वहीं से तो आपका कैपिटल फॉर्मेशन होता है ना। Correct. तो अच्छा बाजार कॉर्पोरेट के लिए, सरकार के लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। तो मुझे जो सबसे ज्यादा मेरे को पर्सनली जो वरी था कि कैपिटल गेन्स में बड़ी टिंकरिंग ना हो, क्योंकि एक सेंटिमेंटली बड़ा इम्पैक्ट होता है। करेक्ट। होपफुली अगर वो नहीं होगा ना तो ठीक फिर है। मुझे लगता है फिर सरकार के पास में सर बहुत एमिनेशन है थोड़ा बहुत पॉपुलिस्ट मेजर लेने का। एंड मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी को हम 15 साल से देख रहे हैं सर। आप मुझे एक इंस्टेंस बताओ ना, एक भी 15 साल के अंदर जहां पे उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके कोई पॉपुलिस्ट मेजर किया है। ट्रू। स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात हाँ, पॉपुलिस्ट मेजर तो शायद ना नहीं करते सर। तो मुझे कोई रीजन नहीं दिखता है अभी कि अभी जाके आउट ऑफ द वे जाके कोई पॉपुलिस्ट मेजर करने की जरूरत है। और वैसे भी अभी जब कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह इतने घटे हुए हैं, टैक्स घटाने के बाद कलेक्शन बढ़ रहा है। और अनिल भाई माफ कीजिएगा मेरा वर्ड में बता रहा हूँ, लोगों के मन में, मैं तो गांव-गांव जाता हूँ, मैं तो गांव से आता हूँ, लोगों के मन में घबराहट है। हर आदमी कंप्लाइंट रहना चाहता है। करेक्ट। इकोनॉमी फॉर्मलाइजेशन की तरफ मूव कर रही है। सबको अभी टैक्स भरना है और चैन की नींद सोना है। तो मुझे ये लगता है ये 12% हो जाएगा जीडीपी, ग्रॉस कलेक्शन टू जीडीपी, 11.5 का 12% होगा। वो लफरी आपका लाइफ हाई होगा। करेक्ट। इंडिविजुअल्स के लिए भी आ सकती है कुछ टैक्स में रिलीफ? आना चाहिए सर, मुझे लगता है ये पक्का आना चाहिए कि एक जो लिमिट बढ़नी चाहिए, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ रही है अनिल भाई, महंगाई तो बढ़ी है, उस बात में तो कोई संदेह नहीं है। तो वो जो 2.5 लाख की लिमिट है ना, ये कोई जमाने में सेट की हुई थी। मुझे लगता है इंडिविजुअल के लिए थोड़ा रिलीफ आना ही चाहिए। अच्छा, वैसे तो इतने हम कॉर्पोरेट से बात कर रहे हैं, अभी कॉर्पोरेट्स को लाइफ में कुछ इच्छा नहीं, बोले सब ठीक चल रहा है हमारा, इतने कम टैक्सेशन पे बैठे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए भी कर रखा है कि आप 2024 के पहले अपना शुरुआत करेंगे तो 15% वाली टैक्स रिजिम में PLI वगैरह आ भी रही है। थोड़ा जो 2022 में हमने देखा कि विदेशी निवेशक काफ़ी भागे हमारे यहाँ से, बराबर है। तो वो फिर से लौटे, उसके लिए बजट में सरकार को क्या करना चाहिए? सर वो ना, सरकार जो कंसोलिडेशन पाथ पे है ना, वहीं पे आपको ज्यादा से ज्यादा कंट्री का ग्रोथ होएगा तो ही लोग वापस आएंगे। राइट। और माहौल अगर अच्छा रहेगा, गवर्नेंस अच्छा रहेगा तो ही लोग वापस आएंगे। मुझे लगता है पार्शली ना अनिल भाई, ये जो पैसा जा भी रहा है ना फॉरेनर्स का, एक जो इंडिया का वेटेज बहुत बढ़ गया इन द ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट। और वो क्यों बढ़ गया? क्योंकि रशिया का वेटेज 0 हो गया इन द इमर्जिंग मार्केट, और दूसरा चाइना में इतनी बड़ी डिक्लाइन हो गई लास्ट ईयर। तो आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से देखो ना अनिल भाई, अगर कोई स्टॉक मैंने लिया, जो मैंने 8% वेटेज पे लिया था, करेक्ट, अब 8 का, बिकॉज बाकी सब ज्यादा घट गए, एक स्टॉक ने बहुत अच्छा किया और वो 25% वेटेज हो गया तो इसलिए कम करना पड़ेगा। तो मुझे कम करना पड़ेगा ना। लॉजिकल है कि नहीं? एब्सोल्युटली। तो मुझे लगता है ये फॉरेनर की जो सेलिंग आई ना, ये मेनली इस वजह से आई क्योंकि इंडिया का वेटेज दूसरे के घटने से ज्यादा बढ़ गया। सर यही तो फायदा है आपसे बात करने का कि जो एक अलग पर्सपेक्टिव जो मिलता है। नहीं तो क्या होता है, आमतौर पर लोग वो है ना एकदम वैसे ही देखते हैं कि जैसे सेलिंग, अरे बेच रहे, ये एंगल से कोई सोचता नहीं है कि भी जिसने पैसा बनाया और अगर पोर्टफोलियो में वेटेज एक का बढ़ जाए तो नेचुरली उसको बैलेंसिंग करनी। भाई मैं तो देशी आदमी हूँ, आपको देशी लैंग्वेज में ही समझा सकता हूँ, अंग्रेजी तो मुझे आती ही नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करता, क्योंकि आप हिंदी में पूछते हैं और मैं हिंदी में जवाब देता हूँ। वो दिल से बात होती है। और दूसरी बात मैं आपको बोलूँ कि चाइना का वेटेज और चाइना का वैल्यूएशन शॉर्ट टर्म में इतना ज्यादा घट गया था नहीं भाई, तो अभी ये जो थोड़ा पैसा स्पेसिफिकली इस साल में जो अपने को फॉरेनर की सेलिंग दिख रही है ना, बिकॉज लोगों का काफी चाइना में अंडरवेट हो गया और इंडिया में ओवरवेट हो गया बिकॉज ऑफ द टेक्निकल करेक्शन ओनली। तो अब पैसा यहां से मुझे लगता है थोड़ा चाइना में शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि आप इतना बड़ा वेटेज का डिस्पैरिटी रख नहीं सकते हो।
और अगर आपको पता है मार्केट जब कोई भी चीज़ हो ना अनिल भाई, जैसे आज कोई फंड मैनेजर है, अगर मैं कोई जगह पे बहुत अंडर वेट हूँ और वो चीज़ अच्छा करने लगती है, तो पहले एज अ फंड मैनेजर मुझे लगता है यार पहले इक्वल वेट तो हो जाऊं या कम से कम थोड़ा वेट तो बढ़ा दूं। करेक्ट। और वैसे ही जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर वेट हूँ, अगर वो थोड़ी थमने लगती है, नहीं कम चलने लगती है, तो मैं थोड़ा उसमें से घटाऊंगा और जहाँ मेरा अंडर वेट है वहाँ बढ़ाऊंगा। एग्जैक्टली वही हो रहा है। ये बिल्कुल आपका 25-30 साल का जो फंड मैनेजमेंट का अनुभव है, उसमें आपने एक सेंटेंस में ये बात बता दी कि कहाँ से आप अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक करते हैं, कहाँ से खरीदना शुरू करते हैं। पर मैं अगर अनिल भाई एक बात जरूर बोलना चाहूँगा इसी पे करिएगा, तो ये जो लोगों को लास्ट 4-5 दिन में घबराहट हो गई कि इंडिया स्टोरी कोई डिरेल हो गई है, यार बाप रे इतना कोई बड़ा तूफान आ गया, ये ऐसे कोई कंट्री की स्टोरी डिरेल नहीं होती है भाई। ये इंडिया की जो एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है ना, मैं आपके जरिए आपके निवेशकों तक ये बात जरूर बोलना चाहूँगा और मेरे जितने लोग मुझे जानते हैं कि ये जो टाइम होता है ना, अब इंडिया स्टोरी एक ओपन स्टोरी है। आपको इस टाइप के इंटरिम मौके ही मिलेंगे ना, यहीं पे अगर आप निवेश करोगे ना, तो ही आपका बड़ा पैसा बन सकता है। बिकॉज अदरवाइज तो सबको सब कुछ पता है, डेमोग्राफिक पता है, सबको स्ट्रक्चरल पता है, यंगर पॉपुलेशन पता है, कितनी बार उसकी बात करेंगे ना। ठीक बात। अब तो ये बाजार अगर अपने को चांस देता है घुसने का, और वो जब बाजार कब चांस देगा, स्टॉक मार्केट में हमेशा सिर्फ दो चीजें होती है जी, या न्यूज गुड होती है या भाव गुड होते हैं। हाँ, दोनों साथ में नहीं, ये दोनों साथ में कभी नहीं होते। बराबर है। गुड न्यूज और गुड भाव कभी साथ में नहीं जाते। तो अगर न्यूज खराब है तो आपको कन्वर्सली लगना चाहिए भाव अच्छे हैं। अगर भाव बहुत अच्छे हैं तो कन्वर्सली समझ जाओ न्यूज खराब नहीं होगी। ठीक बात है, ठीक बात है, बराबर ना, क्योंकि अल्टीमेटली तो ग्रीड एंड फेयर है ना अनिल भाई। तो अभी ये पिछले 2-3 दिनों में जो जिस तरह से बड़े ग्रुप के शेयर घटे हैं, सब लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेस है, क्योंकि जनरली कहीं न कहीं लोग इंस्पायर होते हैं किसी न किसी स्टॉक से कि भाई ये स्टॉक चलेंगे तो मूड अच्छा रहेगा, ये घटेंगे तो ख़राब होगा। और ऊपर से लोगों को लगता है कि बजट है, एक तो पहले से मार्केट का मूड थोड़ा ढीला है, ऊपर से बजट ख़राब आ गया तो क्या करें, निकल जाएँ, रखें, रुकें। ये बहुत पहली बार थोड़ा बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को। इन इन्वेस्टर्स को क्या कहेंगे आप? ये राइट बात है अनिल भाई। देखिए, एक तो अगेन विथ फुल डिस्क्लेमर आई मस्ट से, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ। मैं नॉर्मली कभी आके इंडिविजुअल कंपनीज और इंडिविजुअल ग्रुप के बारे में बात नहीं करता हूँ, पर मैं आई मस्ट से आई एम प्रिविलेज कि मैं गौतम भाई को पर्सनली बहुत अच्छी प्रकार से जानता हूँ और 20 साल से जानता हूँ। राइट, ही इज एन एक्सेप्शनल एंटरप्रेन्योर इन माई करियर आई हैव सीन। उन्होंने जो एग्जीक्यूशन ग्राउंड पे दिखाया है और उन्होंने जो एग्जीक्यूशन बोलने की बात नहीं, सी इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक फैक्ट्स और दूसरा ओपिनियन। करेक्ट। मुझे लगता है किसी के ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है, इंक्लूडिंग मेरे। हम सिर्फ फैक्ट पे जाते हैं। राइट, तो एक तो फैक्ट है कि उन्होंने लास्ट 20 साल में क्या किया है और कितना पैसा इन्वेस्टर्स का बना है, ये मेरे और आपके ओपिनियन की बात ही नहीं है। राइट, अब दूसरी बात है कि भाई उन्होंने ये जो 3 चीज की घबराहट है मार्केट को लेकर। एक है कि अडानी ग्रुप में डेट बहुत ज्यादा है, तो हमने अभी बाइफरगेट करके देखा अनिल भाई, इन्होंने करीब 155 लाख करोड़ रुपए का एक्विजिशन किया है लास्ट 3 से 4 साल में। आज उनके सीएफओ ने रिपोर्टेड बोला है, ये टीवी की बात बता रहा हूं, कि अब उनका जो नेट डेट है करीब 180 लाख करोड़ है। राइट, अब अभी 1.8 लाख करोड़ 1,80,000 करोड़ सॉरी, तो 1.8 लाख करोड़ से टोटल डेट। तो बेसिकली जो मैंने एक्विजिशन किया है उसकी वजह से ही मेरा मोटा मोटी डेट आया है। राइट, दूसरी जो फैक्ट है कि आपका रिपोर्टेड इबिडा फर्स्ट हाफ का, रिपोर्टेड मैं बोल रहा हूँ, 22,000 करोड़ है, जो उन्होंने आज सीएफओ ने आके बोला है एनुअलाइज्ड बेसिस पे हमको $8 बिलियन इबिडा का विजिबिलिटी है। तो अनिल भाई, अगर अब मैं इसको देखूं कि ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप है जिसका $8 बिलियन का अगर इबिडा है और मेरा करीब लेट से मोटा मोटी 2 लाख करोड़ का भी डेट है, तो 1:3 डेट टू इबिडा फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कोई अलार्मिंग नहीं है। राइट, अभी तीसरी बात अनिल भाई आते हैं कि ये जो रिपोर्ट है और इनका जो पूरा जवाब इन्होंने जो दिया है, आई फाउंड द आंसर्स टू बी वेरी क्रेडिबल। और एक मैं रिपोर्ट के बारे में अनिल भाई सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा, इसका जो टाइमिंग मुझे लगता है ना ये रिपोर्ट का, ये मुझे थोड़ा
मतलब सस्पिशियस लगता है कि आप इस टाइप की सेंसेशनल रिपोर्ट सिर्फ एक दिन एफपीओ के पहले रिलीज कर रहे हो, 3 दिन बजट के पहले रिलीज कर रहे हो, वो मुझे कुछ अच्छी स्मेल नहीं आती है। अच्छा, टाइमिंग को लेकर, और टाइमिंग को लेके और लास्ट में बोलूंगा जिसको फेथ है, ऑब्वियसली अडानी ग्रुप में भी कुछ कंपनीज है जहां पे डेफिनेटली ओवर वैल्यूएशन है, और कुछ कंपनीज है विच हैव बिकम अट्रैक्टिव आफ्टर द फॉल। नाउ इट्स योर ओन इंडिविजुअल कॉल कि आप कहाँ पे पैसा लगाना चाहते हैं। अच्छा, तो ये तो बात हुई, चलिए मार्केट के मूड माहौल की। अब आखिर में जो लोग इस वक्त पैसा लगाना चाहते हैं वो ये इंतजार करें बजट के पहले, बजट के बाद, जैसे समय कम बचा है, और साथ ही डेट या इक्विटी। तो आप एसेट क्लास को मिलाकर और बजट की को देखकर क्या सलाह देंगे? सर, पूरा कैपिटल एलोकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं चाहूँगा फिक्स्ड इनकम में भी रिटर्न्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं अभी, 8-8.5% मिल रहा है। तो मैं बोलूँगा जो भी आपका कैपिटल एलोकेशन है उसको स्टिक कीजिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी बहुत कम हो गया है तो सेलेक्टिवली इक्विटी लेने की भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा किया है और आप सिग्निफिकेंटली हायर इन्वेस्टेड हो इक्विटीज़ में, तो थोड़ा बहुत आपको डाइवर्सिफाई करने की भी ज़रूरत है। तो मतलब बैलेंस पोर्टफोलियो बना के चलें। सरकार के ऊपर, इंडिया स्टोरी के ऊपर भरोसा रखें। इन्होंने अभी तक के जो हमको 7-8 साल में मोदी जी के राज में जो हुआ है, आई थिंक उन्होंने बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्रेडिबिलिटी बनाई है, और मुझे नहीं लगता है कि इंडिया स्टोरी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। और हम चाहते हैं कि यही जो आपकी कमेंट्री है इंडिया को लेकर, बजट को लेकर और मूड माहौल है, ये 1 फरवरी को शाम को 4 बजे भी आपसे सुनने को मिलेगा। थैंक यू क्योंकि सो मच। 1 फरवरी को शाम को 4 बजे मधु सर फिर हमारे साथ होंगे, जब हम बजट के बिग पैनल में मधु सर, रामदेव सर होंगे, सुनील सिंघानिया साहब होंगे, नीलेश शाह साहब होंगे। उन सबसे हम बजट का पूरा विश्लेषण करेंगे। लेकिन आज अपने बजट के ऊपर और बाजार के ऊपर अपनी राय दी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आई एम श्योर कि लोगों को बजट को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा, क्योंकि अब तक सब डरे हुए थे कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, लेकिन उम्मीद करें कि सब अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये थे MK वेंचर्स के फाउंडर मधु केला सर। इस शो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।